तो हे मुन्नास, आज ये रेडॉक्स की 24 डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये 24 की सेकंड वीडियो है। इससे पहली वाली थोड़ा लंबी हो जाती तो मैंने 2 पार्ट में इसको रिकॉर्ड किया है। तो इन 24 से पहले 19, 20, 21, 22, 23 तक के मैं सारे डिस्कस कर चुका हूँ और ये 24 का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट जिसमें ये वाले सब क्वेश्चंस थे मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये रेडॉक्स का सेकंड पार्ट है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ मैं। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि इन जो इतनी सारी स्पीसीज दे रखी हैं उनमें से कितनी रिएक्शन से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करती हैं। अब पहले बात आती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कोई जैसे एक स्पीसीज है, उस एक स्पीसीज में कोई एक एटम, उस एक एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ये कब पॉसिबल है, जब वो एटम मिडिल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में, मींस ना तो वो हाईएस्ट में है और ना ही लोएस्ट में है। जैसे मैं H2O2 में ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है, -1 में। अब ऑक्सीजन की लोएस्ट कितनी होती है, -2, और हाईएस्ट +2 तक चला जाता है, हमने OF2 में देखा है। तो ऑक्सीजन क्या है, बीच वाला है। अब बीच वाला है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और ये रिड्यूस्ड भी हो सकता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। तो H2O2 हमारा क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है -1 में। जैसे ही मैं ClO3 माइनस की बात करूं, यहाँ पे ये कितने में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब क्लोरीन की मैक्सिमम कितनी होती है, +7, और मिनिमम कितनी होती है, -1। मैक्सिमम मिनिमम पता कैसे चलती है, हमको पता है कि जो P ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से आता है तो इसके बैलेंस सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। और मिनिमम कैसे निकालते हैं, बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन -8 कर देते हैं हम, तो ये मिनिमम आ जाता है, मिनिमम -1 आ गया इसका। तो इसकी वेरी करेगी -1 से लेकर के +7 तक, और ये इसके बीच में आ रही है +5, इन दोनों के बीच में आ रही है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा, ये कर गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऐसे P4 फॉस्फोरस यहाँ पे कितने में, 0 में। अब फॉस्फोरस की कितनी शो करता है, -3 से लेकर के ये कितना शो करता है, +5, तो ये भी इसके बीच में आ रही है, तो ये भी शो कर जाएगा। सेम उसी तरीके से निकालना, ये ग्रुप नंबर 15 से आता है तो बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम हो गई 5। अब मुझे मिनिमम निकालना है तो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन -8 कर दूंगा तो कितना आ गया, -3, तो इसकी रेंज हो गई -3 टू +5। इस वजह से ये फॉस्फोरस भी कर जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे कितने में, 0 में। क्लोरीन ये अभी बताया था, क्लोरीन की रेंज क्या थी, -1 से लेकर के +7। तो क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है। सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ, सिल्वर यहाँ पे कितने में, 0 में। सिल्वर क्या है, मेटल है। अब मेटल Ag+1 में तो चला जाएगा, मेटल की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बट Ag-1 नहीं बना था, इस वजह से इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है बट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब मैं कॉपर प्लस की बात करता हूँ, कॉपर कितने में, +1 में। अब कॉपर +1 में तो कॉपर +2 में भी कंपाउंड बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, और जब ये मेटेलिक फॉर्म में चला गया कॉपर 0 में तो इसका रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पॉसिबल है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर जाएगा, ये कर गया। आयरन की सॉरी फ्लोरीन की मैं बात करूं, फ्लोरीन अभी कहाँ पे, 0 में। तो फ्लोरीन हमको पता है -1 तो शो करता है, बट मीन्स रिडक्शन तो पॉसिबल है इसका, बट इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ये प्लस प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। रीजन ये है कि इसकी पूरी प्रोडक्ट टेबल में हाईएस्ट EN है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस वजह से ये क्या होगा, इसका रिडक्शन पॉसिबल, मतलब रिडक्शन तो पॉसिबल है बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। NO2 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये बीच में आ रहा है। इसकी वेरी कहाँ से करती है, -3 से लेकर के +5 तक जाती है, तो बीच में +4 आ रहा है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, रिडक्शन भी पॉसिबल है, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। अब बात कर रहा हूं मैं K+ की। देखो K+,
के प्लस से के मेटेलिक फॉर्म में जा सकता है, मीन्स +1 से 0 में चला गया, ठीक है, तो रिडक्शन तो पॉसिबल है। बट ये K+2 नहीं बनाता, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी क्या है, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो देखो कितने कर रहे हैं, हमसे पूछा था कितने कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर हो गया छक्का, सीधा उठा के मारा है बाउंड्री के बाहर 6 रन। ये 2024 में आया था जनवरी 30 में, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेडॉक्स का, वहीं से उठाया है। तो पहले को सफलतापूर्वक निपटा चुके हैं, अगले की तरफ रुख करते हैं। ये स्टेटमेंट वाला है, बोल रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए। अब इसमें पहला स्टेटमेंट हुआ है कि जो एसेट हमारे पास सॉलिड है और ये अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, भाई फिर से देखो ऊपर अभी एक्सप्लेन किया डिस्प्रोपोर्शनेशन को, अंडर एल्कलाइन मीडियम बेसिक मीडियम में, और बना रहा है 2 फॉर्म सल्फाइड आयन और थायोसल्फेट आयन। तो देखो सल्फर क्या है 0 में यहाँ पे, अब इसकी मिनिमम मुझे पता है -2 है और मैक्सिमम पता है +6 है रेंज, तो बिल्कुल ये अल्कलाइन मीडियम में ये दे सकता है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन पॉसिबल है, और ये यही बोल रहा है कि ये हो कि ये बना सकता है, तो बना सकता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। 2 की तरफ रुख करते हैं। क्या बोल रहा है, ये परक्लोरेट आयन है ClO4- कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक मीडियम। अरे मीडियम सीडियम में गया भाड़ में, पहले देखते हैं। ClO4 बोल रहा है, ClO4-, ये कितने में, क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्लोरीन की रेंज क्या 17 ग्रुप का है, तो -1 से लेकर के +7, ये ऑलरेडी +7 में, तो इसका रिडक्शन तो पॉसिबल है, बट इसका ऑक्सीडेशन इसके ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा नहीं। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, गलत है। तो छांट लो अब इसमें से कि पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, पहले में ही काम हो गया। चलते हैं अगली तरफ। ये मैच द कॉलम वाला आ गया, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन दे रखी है और इनको मिलाना है। पहला क्या बोलता है कि N2 + O2 से बन रहा है 2NO, ये P ब्लॉक की उठा के रिएक्शन रख दी है। तो N2 में नाइट्रोजन क्या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, O2 में भी 0 में। अब NO में देखो नाइट्रोजन कितने में, +2 में, ऑक्सीजन कितने में, -2 में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन 0 से +2, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन 0 से -2। तो एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो बन गई। वो क्या बोल रहा है, अब टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है ये सारे के सारे। देखो N2 और O2 क्या जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, मींस कंबाइन हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम ऑप्शन में उठाते हैं कि ए में कहीं फोर्थ दे रखा है क्या, तो देखो ए में फोर्थ सिर्फ एक जगह दिया है, तो इसके बेसिस पे मैं डी ऑप्शन टिक कर सकता हूँ एग्जाम में और आगे बढ़ सकता हूँ, और हमारा आंसर एकदम सही होगा, इन सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में निकल जाओ इसको मार के, लेकिन मैं यहाँ तो सारे बता देता हूँ। फिर बोला है कि लेड नाइट्रेट है, ये गया PbO NO2O2, तो लेड नाइट्रेट में हमारा ये देखो 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये किसकी वजह से आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ भी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। मैं नाइट्रेट में देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा अलग से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए क्लियरली। ये है NO3-, ये किस में जा रहा है, NO2 और O2। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट देखो इसकी, ये कितने में, +5 में, ये कितने में, +5 में, और ये कितने में, +4 में, और ये है 0 में। यहाँ ऑक्सीजन कितने में, -2 में। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रोजन +5 से कहाँ गया, +4 में, मीन्स क्या हो गया, रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 से कहाँ पे गया, 0 में, मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गई। अब देखो NO3 क्या ब्रेक करा और NO2 और O2 इसने बनाया, ये ब्रेक किया, डिकम्पोज हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो ये बी कौन सी हो गई, डीकम्पोजिशन। तो बी में देखो कहाँ दे रखा है, वन है क्या चौथे में, तो बी में वन है। तो आगे एक और देख लेते हैं, सी। ये क्या बोल रहा है कि सोडियम रिएक्ट किया वाटर के साथ और ये बना लिया NaOH एंड H2। तो यहाँ देखो सोडियम जीरो से किस में चला गया, +1 में, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने में, +1 में, और ये चला गया 0 में, तो इसका हो गया रिडक्शन। अब एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन तो हो गई, बट कौन सी है वो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो ये मैंने यहाँ लिखी रखी है। जैसे सोडियम की रिएक्शन हमने किसके साथ, वाटर के साथ कराई, NaOH और H2। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ OH के साथ क्या है, H है, वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ OH के साथ क्या लगा है, सोडियम लगा है। तो इस सोडियम ने क्या करा, इस H को इधर से लात मारी इसने और इसको इधर भगा दिया और इसकी जगह पे खुद लग गया। तो मैं अगर सभ्य भाषा में बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ कि इस सोडियम ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और ये उसको उसकी जगह पे लग गया, उसकी जगह पे लग गया। या मैं बोल लूँ कि सोडियम ने इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, इसका प्लेस चेंज कर दिया हाइड्रोजन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और सोडियम क्या है, मेटल, और ये हाइड्रोजन है नॉन मेटल, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देन अगला डी ऑप्शन दे, तो सी में देखो कहाँ है, सी में 2 है क्या, ये रहा सी में 2। अगला कि NO2 वो बेसिक मीडियम में NO2 माइनस और NO3 में बना है। यहाँ देखो नाइट्रोजन कितने में, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें +3 में और इसमें +5 में। अब ये क्या हो गया, रिडक्शन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो रेडॉक्स तो है। अब देखो बट ये एक स्पीसीज है NO2, इसमें एक एटम नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन भी है नाइट्रोजन का और रिडक्शन भी है, तो मैं इसको क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकता हूँ। तो ये दे रखा थर्ड में डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो डी में थर्ड। तो मैं तो पहले ही बोला था कि एक ऑप्शन के बेसिस पे इसको टिक करके निकल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। देन फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोल रहा है आयरन थर्ड कैटलाइज द रिएक्शन बिटवीन आयोडाइड आयन एंड परसल्फेट आयन। परसल्फेट आयन कुछ ऐसा दिखता है, H2O8-2 इन विच। अब ये बोल रहा है, एक एक को चेक करेंगे हम, करेक्ट पूछ रहा है ना, मोस्ट करेक्ट। पहला बोला है कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन। क्या Fe+3 आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा, पहले तो मैंने ये लिख दिया कि आयोडाइड और परसल्फेट को Fe+3 कैटलाइज कर रहा है, ठीक है। कैटलाइज का मतलब है वो इन दोनों के साथ रिएक्शन, कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो रिएक्शन करेगा, रिएक्शन। बट यहाँ बोला है कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन, तो ये Fe+3 ये आयोडाइड। अब ये क्या है, आयरन 2 स्टेट में कंपाउंड बनाता है, +3 में और +2 में। तो ये हायर में, हायर से ये लोअर में जा सकता है, तो ये खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये काम कर लेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। और आई में, अब जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो I- को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसने I- को I2 में ले गया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यही तो बोला है कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द आयोडाइड आयन, ये कर सकता है, तो स्टेटमेंट 1 सत्य है। देन नेक्स्ट बी में बोलता है ये कि Fe+3 ऑक्सीडाइज द परसल्फेट आयन। देखो Fe+3 ऑक्सीडाइज परसल्फेट, परसल्फेट में ये स्ट्रक्चर है इसकी, मैंने यहाँ बना दी है। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे सल्फर की, तो कितनी आ रही है, +6 आ रही है। तो ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे आ गई है, क्या खाक ऑक्सीडाइज होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ है। फिर बोल रहा है Fe+2 रिड्यूस द आयोडाइड आयन। देखो आयोडाइड I- अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये सबसे नीचे गिरा हुआ है, इससे नीचे इसके पास गिरने के लिए जगह ही नहीं है, जमीन खोद के अंदर थोड़ी ना घुसेगा, तो ये इससे नीचे रिड्यूस नहीं हो सकता, ये इसकी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, ये भी गलत है। फिर बोल रहा है Fe+2 रिड्यूस द परसल्फेट आयन। देखो
अब Ap+3 रिड्यूस द पर सल्फेट आयन, बिल्कुल रिड्यूस तो कर सकता है ना, ये मानो हाईएस्ट में है, तो इनको कम तो कर ही सकता है। और जब ये इसको रिड्यूस करेगा पर सल्फेट तो खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो बिल्कुल Ap+2 Ap+3 में जा सकता है। तो ये मैंने लिखा है कि Ap+2 जब रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो इसको रिड्यूस करेगा और खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसने खुद को +2 से +3 में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देखो इससे होता क्या है, जब इस रिएक्शन को हम डी ब्लॉक वगैरह में देखते हैं तो होता क्या है, इसमें पर सल्फेट से ये सल्फेट आयन बनाता है। बट हम देखते हैं कि फिर यहाँ भी सल्फर+6 में, यहाँ भी सल्फर+6 में रिडक्शन कहाँ हुआ। तो मुन्ना सल्फर में तो रिडक्शन नहीं होता, होता क्या है, ऑक्सीजन की तरफ रुख करो। ये क्या परोक्साइड लिंकेज है O2-2 वाली, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने में है? कुछ देखो ये वाले ऑक्सीजन तो -2 में, बट ये दो ऑक्सीजन कितने में, -1 में। बट सल्फेट में देखोगे ये स्ट्रक्चर रही तो सारे की सारे ऑक्सीजन कितने में, -2 में। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन का हो गया, इन दो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, -1 से -2 में गए, मीन्स रिडक्शन हो गया। तो इसका रिडक्शन हो गया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो स्टेटमेंट डी कौन सा है, सही है। तो ए और डी सही है, ऑप्शन डी मार के निकल लो पतली गली से। फिर अगले की तरफ रुक करते हैं, जिसमें ये बोल रहा है, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है टाइट्रेशन का, कि बोल रहा है कि 50 ml मैंने 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड लिया, ये H2C2O4 होता है। एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 ml सॉल्यूशन चाहिए। फिर बोल रहा था अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन इज ग्राम। अमाउंट मीन्स मास पूछा हुआ है ग्राम में। तो 50 ml में उसने पूछा है, पहले करते हैं इसकी मोलरिटी वगैरह निकालते हैं, फिर आएंगे 50 ml पर। जनवरी 29 में 24 में शिफ्ट सेकंड में आया है, तो मैंने क्या करा, ये ऑक्जेलिक एसिड यहाँ से उठाया, NaOH यहाँ से उठाया, इसको मैंने रिएक्शन करवाई, तो ये एसिड है और ये बेस है, इससे क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। तो मैंने ये बना दिए भाई। अब यहाँ देखो ये क्या बना, 0.5, ये 50 के बना, ये 25 के बने, इसकी मोलरिटी मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि भाई मोलरिटी आएगी तो मुझे मोल पता चलेगा, मोल से मुझे मास पता चलेगा, इससे पहले मैं मोलरिटी निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कर दिए। ये इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। अब नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोलरिटी रखी, वैलेंसी फैक्टर देखो। यहाँ देखो ऑक्जेलिक एसिड ने क्या करा है, इधर देखो ऑक्जेलिक एसिड को और इधर देखो C2O4 2Na, मीन्स इसने दो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, यहाँ से रिप्लेस कर दिया है। तो एसिड क्या होता है, जो जितने H+ डोनेट करता है वो उसका बैलेंसी फैक्टर तो कितना हो गया, 2 हो गया। वॉल्यूम ये 50 ml यहाँ से यहाँ उठा के पटक दिया। अब यहाँ रख रहा हूँ नॉर्मलिटी वही, मोलरिटी इनटू बैलेंसी फैक्टर। NaOH देखो, एक NaOH कितना, एक OH माइनस आयन लूज कर सकता है मैक्सिमम, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। ये वॉल्यूम यहाँ से उठा के रख दिया 25। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको काट पीट लेना यार, तो मोलरिटी कितनी आ गई, 2 मोल पर लीटर आ गई। तो मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ कि 2 मोल पर लीटर मीन्स इसके 1 लीटर में, 1 लीटर बोलूँ या 1000 ml बोलूँ कि सॉल्यूशन में क्या 2 मोल है किसके, NaOH के। तो यही लिख दिया है मैंने। अब ये कितने 1000 ml में, 1000 ml में, बट वो पूछा कितने में है हमको, 50 ml में पूछा है। तो 50 ml में यूनिटरी मेथड लगा दिया, ये 2/1000 मल्टीप्लाई 50 कितने आए, 0.1 मोल आए। उसने मेरे से पूछा है मास, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये मास और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना है, 40, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 4 ग्राम। तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा, 4 ग्राम। बस लेटा दो। चलो फिर मैं अगले की तरफ चल रहा हूँ, ये स्टेटमेंट वाला है। बोला कि गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट पहला बोलता है कि
पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट is a primary standard for standardization of sodium hydroxide solution। अब देखो मैं बता देता हूँ प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसको बोलते हैं हम प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो अब ये पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट उसका एक एग्जाम्पल है जो तुम्हें याद रखना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मुन्ना। तो ये सही है, ये इसका एग्जाम्पल है। टू में बोलता है, यहाँ टू थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इन दिस टाइट्रेशन फिनोप्थलीन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। देखो ये कैसे इंडिकेटर के रूप में यूज होगा, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टेटमेंट टू में बता रहा हूँ। वन ये मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये थैलिक एसिड, इसकी रिएक्शन में KOH के साथ करा रहा हूँ तो ये बन रहा है हमारा, ये क्या बोल रहा है, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट वगैरह, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट। तो थैलिक एसिड हमारे पास क्या है, ये वीक एसिड है, और KOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं टाइट्रेशन करूंगा तो वीक एसिड का किसके साथ कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कर रहा हूँ। अब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड की रेंज क्या होती है, 1 से 3। तो वीक एसिड की रेंज क्या होती है, 4 से कुछ होती है, 4 से लेकर के 6.5 ऐसा कुछ तक होती है। तो वीक एसिड है तो इसकी pH 3 के बाद ही स्टार्ट होगी, मैंने मान लिया 5 से स्टार्ट हो रही है। अब मैं जैसे जैसे इसमें बेस मिलाता जाऊंगा एसिड क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा। तो ये चलता जा रहा है भाई, यानी इसका न्यूट्रलाइजेशन होता जा रहा है। और लगभग दो, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहां से 2 pH आगे चलने के बाद क्या हो जाता है, इसमें स्टीप पोर्शन आ जाता है, स्टीप पोर्शन। जब तक अब यहाँ पे आके क्या हुआ कि सारा की सारा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब मैं उसके बाद फिर भी मिलाए जा रहा हूँ तो बेस क्या होगा, पीएच को कांस्टेंट कर देगा, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बेस ही बेस हो जाएगा, बेस और सॉल्ट। तो ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस पीएच को कांस्टेंट कर देगा। तो ये जो स्टीप पोर्शन आता है यही क्या होती है, इंडिकेटर की रेंज होती है, और इसी में कहीं इक्विवेलेंस पॉइंट आता है बीच में। अब ये इंडिकेटर रेंज लगभग कहाँ से जा रही है, 8 से लेकर के 12 तक जा रही है, और इसमें बीच में कहीं हमारा फिनोप्थलीन फंस जा रहा है जिसकी रेंज क्या है, 8.3 टू 10.3 लगभग है ये। तो ये रेंज आ रही है इसमें। अब इस रेंज में फिनोप्थलीन आ गया तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, तो एंड पॉइंट मिल जाएगा हमको। तो हम बोल सकते हैं कि जो वीक एसिड है थैलिक एसिड और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें हम फिनोप्थलीन को इंडिकेटर के रूप में यूज कर सकते हैं इनके टाइट्रेशन में। तो ये कथन सत्य है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, सत्य भी बोल सकते हैं, उचित भी बोल सकते हैं इसको। फिर मैं अगले की तरफ रुक कर रहा हूँ। बोल रहा है कि एकदम निहायती इजी क्वेश्चन है ये। ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन ऑफ अननोन मोलरिटी। मुझे इसकी मोलरिटी पता नहीं है, यही करना है। बोला इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन ऑफ 20 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जिसकी मोलरिटी के बना 2 मोलर इन एसिडिक मीडियम। द मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। देखो 24 में आया, इससे पहली शिफ्ट में पूरे में माहौल बनाया, कुछ नहीं करना, KMnO4 की रिएक्शन करानी है ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में। ये कराई मैंने KMnO4 की ऑक्सैलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम। अब हमको पता है कि KMnO4 इसमें क्या, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और परमैंगनेट आयन एसिडिक मीडियम में कहा जाता है, +7 से +2 में ये चला गया। अब परमैंगनेट में मैग्नीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये काम किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अपने पड़ोस वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इसमें कार्बन कितने में, +3। अब +3 से इसको फेंकेगा +4 में, +4 में इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब मुझे इक्विवेलेंट बराबर करने हैं तो उसके लिए मैं पहले एन फैक्टर निकाल ही लेता हूँ। तो यहाँ देखो मैग्नीज +7 से गया +2 में, तो नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 5 का। कितना एटम है इसका, 1, मल्टीप्लाई कर दिया 1, आ गया 5। यहाँ देखो +3 से कितने में जा रहा है कार्बन, +4 में, एक्सचेंज कितने का, 1 का। एटम कितने, 2, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2। तो आंसर, मतलब आंसर नहीं रे मुन्ना, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2।
तो अब मुझे दोनों के एन फैक्टर पता चल गए। अब सिंपल इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट ये कर दिए। इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम भी रख दिया। नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर यहाँ से उठा के यहाँ पटक दिया। वॉल्यूम गिवन है 2 ml, ये रहा। फिर इसका भी मोलरिटी गिवन है, एन फैक्टर ये यहाँ से उठा के यहाँ लेटा दिया इसको, और वॉल्यूम गिवन है। यहाँ से सॉल्व करने पर मोलरिटी मिल गई 8 मोलर या मोल पर लीटर। तो आंसर आया है झटक के 8 ईट बोले तो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ, ये शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोला आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। तो मुन्नाओ ये प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड से आजकल काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती। तो स्टेटमेंट देख रहा है और पूछ रहा है कि इसमें से चूज द करेक्ट आंसर बताने, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं भैया, और उसमें भी करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है हरामी। तो देखो इसमें क्या करना है, बोल रहा है पहला स्टेटमेंट इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राई फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि अगर इसमें हल्का सा भी मॉइस्चर हुआ तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो पहला सही है। फिर बोला इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। देखो एयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगी तो केमिकली उसका मतलब केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए। फिर बोल रहा है इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक। तो मुन्नाओ हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। पानी अभी बताया कि पानी एब्जॉर्ब करा तो लफड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बोला इट शुड बी रेडली सोल्यूबल इन वाटर। तो देखो ये होते क्या है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जैसे ही मैं इसको पानी में पटकता हूँ ये तुरंत से घुल जाते हैं, इस वजह से खतरनाक से रेडली सोल्यूबल होते हैं, तेजी से सोल्यूबल होते हैं, ये सही है। लास्ट है KMnO4 और NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ना मुन्ना ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इस वजह से हम इसका यूज प्राइमरी स्टैंडर्ड के रूप में ना करके सेकेंडरी स्टैंडर्ड की तरह करते हैं। अब मैं कुछ झलक दे देता हूँ कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के एग्जांपल्स की। तो ये देख लो K2CRO मतलब K2 हाँ CO3, K2Cr2O7, KClO3 वगैरह वगैरह, ये है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये डेफिनेशन भी लिख दिया कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है। तो इसने बोला था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो कौन कौन से, एक तो सी है और एक ई है। तो ये सी ई आ गए। देन मैं अगले की तरफ रुक कर रहा हूँ, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन हो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ही है ये 24 का और रेडॉक्स का। तो बोल रहा है कि बेन इक्वल वॉल्यूम्स, अब इक्वल में कुछ भी मान सकता हूँ, मेरी मर्जी है। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोलर HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of 1 molar NaOH। देखो सेपरेटली बोल रहा है, मीन्स NaOH की मैं एक बार HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, फिर NaOH की मैं एक बार सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊंगा, और ये एक्सेस में तो जितना जरूरत का होगा वो उतना यूज कर लेंगे। X and Y is heat is liberated respectively, और Y/X की वैल्यू पूछ रहा है। 10 अप्रैल 2024 पहली या दूसरी शिफ्ट में आया है। तो देखो बोल रहा है कि सेपरेटली पहले मैं HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा हूँ NaOH के साथ, ये कितना दिया है एक्सेस में। अब इक्वल वॉल्यूम बोला, मैं तो मेरी मर्जी है, मैंने 1 लीटर माना है, मोलरिटी 1 मोलर है। अब पहले ये देख लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितना HCl होगा उतना ही H+ होगा। तो इसने H+ दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये OH- दिया। तो ये 1 मोलर था, मैंने 1 लीटर अपनी तरफ से मान लिया। तो मोल क्या होगा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम से, मोल इक्वल टू 1 आ गया। अब ये एक्सेस में है, तो देखो जब ये 1 मोल यूज होता है तब ये भी 1 मोल यूज होता है। तो जब इसका 1 मोल यूज होगा तो इसका भी कितना होगा, 1 मोल ही यूज होगा। वैसे भी मोलरिटी गिवन है
और वॉल्यूम 1 लीटर यूज होगा। तो इसका 1 यूज हो रहा है तो इसका भी 1 यूज होगा। अब यहाँ देखो H प्लस और OH माइनस से H2 बन गया। अब एक थर्मोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर पढ़ा होगा मुन्ना हो तुमने, उसमें हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो वहां से जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है माइनस का 57.2 किलो जूल पर मोल। एक मोल से इतनी रिलीज होती है, हमारे पास एक मोल ही है। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी हो रही है, माइनस का 57.2। इसको क्या क्वेश्चन में बोला है एक्स, और हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच, हीट रिलीज हो रही है इस वजह से। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये HCl ने तो HCl को तो NaOH ने निपटा दिया। अब NaOH किसको निपटाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को, उसको सेपरेटली बोला मीन्स इसको अलग से निपटाएगा। तो ये एसिड और बेस की रिएक्शन से बना सॉल्ट एंड वाटर। ये भी 1 मोलर दिया है और इक्वल वॉल्यूम मैंने मेरे मन से 1 लीटर मान लिया, तो इसका 1 मोल मिला और इसका भी कितना होगा, 1 मोलर तो गिवन है और 1 लीटर वॉल्यूम यूज हुआ, तो इसका भी क्या हो गया 1 मोल। अब यहाँ देखो एक H2SO और कितने H प्लस देगा, 2, तो 2H प्लस दिए तो 1 मोल से इसके 2 मोल मिल रहे हैं, 1 मोल से 2 मोल मिल गए। यहाँ भी देखो NaOH, अगर मैं स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट से चल रहा हूँ, NaOH के यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है, तो OH के भी कितने मिलेंगे, 2 मोल। तो ये अगर 1 मोल था, एक NaOH के लिए 1 मोल, तो 2, मैं बोलूंगा कि 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। तो मैं बोलूँ कि 2H प्लस है और 2OH माइनस है, तो कितना बन गया, 2 मोल्स ऑफ H2। तो ये क्या होता है, 57.2 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए इतनी है, तो 2 मोल के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और ये बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब मैं यहां से बोलूं बाई बाई एक्स पूछा, ये बाई की वैल्यू उठा के रखी और ये एक्स की वैल्यू उठा के रखी, तो यहाँ से इसको ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 2। आंसर हो गया हमारा 2, और यही पूछा था हमसे, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2। तो यहाँ से हमारा रेडॉक्स पूरा की पूरा खत्म होता है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँ। तो ऑर्गेनिक में मैं IUPAC से स्टार्ट करूँगा सारे के सारे चैप्टर्स को, जिसमें नीट और जेई दोनों के सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम ऑर्गेनिक वाले सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री राम।